हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पे। और आप सबसे वही जैसा हम पहले बोल रखे हैं कि भाई आप लोगों को स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साइंस और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वीडियोस मिलेंगे जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोगों ने स्टैटिक जीके का एक पोर्शन, एक क्वेश्चन सेशन उठाया है और उसको हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, आपकी उससे तैयारी जो है इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग जो है चैनल्स को जो है हमारे कहीं ना कहीं आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वरना अगर आप जो है हमारे अपने पुराने लोग हैं तो आप इसको लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। यही एक तरीके से हमारा आपका जुड़ने का एक माध्यम हो जाएगा। आपको अगर कोई भी उसमें आगे कुछ चीज़ें चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं इस टॉपिक पे, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टैटिक जीके का क्विक रिवीजन करते हैं। 30 क्वेश्चंस के आसपास मैंने लिए हैं और ये हम लोग आज रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा है कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो बताएं इसको, इसका आंसर आप लोग देने की मन में विचार करें। अभी हम इसको और क्लियर करते हैं। ठीक है, तो वेनिस जो है शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, ये इटली से रिलेटेड है। तो इटली देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई देखिए, पहले तो इसको हम लोग समझते हैं। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है और स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है, फ्रांस की जो है पेरिस है और इटली की रोम है। तो इटली को ही हम लोग जो है वेनिस शहर बोलते हैं, इटली में ही जो है वेनिस शहर। और इटली का एक और क्षेत्र है जहाँ पे जो है वेटिकन सिटी है जो विश्व का सबसे छोटा देश है। तो वो 1 किलोमीटर की रेंज में है और उसमें कुछ हज़ार के आसपास लोग रहते हैं। और वो उसके बारे में एक बात और कही जाती है कि उसमें ज़्यादातर जो है वो पुरुष वर्ग के लोग रहते हैं, ज़्यादातर पोप वगैरह लोग रहते हैं। तो कभी ऐसा भी प्रश्न आए दुनिया का कौन सा सबसे छोटा देश है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ कोई महिलाएं नहीं रहती, तो वेटिकन सिटी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे इटली में रोम में जो है FAO, देखिए इसको कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है रोम, इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है और स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1900 हम लोग कहें कि भाई जो है 45 में अगर हम लोग कहें तो हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर रोम में ही इसका FAO का मुख्यालय है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तो ये देखिए दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। तो भाई देखिए यूरोप में अगर हम लोग कंडीशन देखें कि भाई ये इसमें कौन कौन से आते हैं, तो हम लोगों को देखिए पता है कि ये जो है सूडान जो है ये भाई अफ्रीकी देश है। इसके नीचे दक्षिणी सूडान भी बना है, वो हमारे UNO का 193वां देश है। ठीक है, बेनिन, घाना ये भी जो है वो अफ्रीकी देश हैं। बुल्गारिया जो है वो उसकी राजधानी सोफिया होती है और ये काला सागर के पास, अगर हम कहें कि यहाँ तुर्की और ग्रीस के ऊपर जो है रोमानिया के नीचे इसकी सिचुएशन है। ठीक है, तो आप देखिए भाई ये बुल्गारिया की राजधानी क्या सोफिया होती है और ये हम लोग कहें काला सागर के पास, और ग्रीस और तुर्की के ऊपर जो है रोमानिया के नीचे इसकी स्थिति है। ठीक, और सूडान और बेनिन, घाना, ये सब घाना के हमारे कोफी अन्नान थे, बहुत दिनों तक वो जो है भाई UNO के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। पणजी देखिए बहुत आसान है। हमारे जितने भी अब वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो 28 8 और इनको अगर हम मिलाएं तो भाई 36 हो गए। जो 36 के भी जो राज्यपाल उपराज्यपाल की हम लोग बात साथ साथ कर ले रहे हैं और मुख्यमंत्रियों की, तो वो सब जो है लगभग जो भी ये संख्या बन रही है हमारी जो है उनको रटना पड़ेगा और उनकी राजधानियाँ रटना पड़ेगा। ये स्टैटिक जीके का बढ़िया प्रश्न बनता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं सिंपल सा कि भाई गोवा जो है ये पणजी किसकी राजधानी है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई गोवा की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की भाई सबको पता है भाई क्या है कि शिमला है, छत्तीसगढ़ की रायपुर। तो इस तरीके की राजधानियाँ आपको रटनी पड़ेंगी। ठीक है, और उनके कौन से मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, कौन से राज्यपाल हैं, ये वर्तमान का करंट का जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं।
देखिए, राज्यसभा की विशेष शक्ति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद, अब कौन से अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो देखिए, संसद राष्ट्रहित में जो है संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो किसी अगर कहा जाए कि जो हम लोग कहें कि जो राज्य सूची में भी शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने को जो अगर कहा जाए विशेषाधिकार प्राप्त है, तो वो मामला है भाई ये अनुच्छेद का 249। ठीक है, 249 में संसद को हम लोग कहें शक्ति प्राप्त है और वो जो है कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, और सभी राज्यों को उसको मानना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, अनुच्छेद की बात करें कि भाई कौन से अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्वेश्चन में ही एक प्रश्न और मिल गया हमें कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, तो कहेंगे स्पीकर करता है। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 108 के तहत ऐसा जो है अनुच्छेद के तहत हम लोग कहें कि भाई जो है वर्णित है हमारे संविधान में 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो कहेंगे वो स्पीकर करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। देखिए, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें तो इसमें कौन सा नहीं है, तो भाई देखिए वीवी गिरी जी हैं, हिदायतुल्लाह और जत्ती जी हैं, ये रहे हैं। और 1967 से लेकर 1969 तक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे थे और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, और ख़ास बात है कि ये इनका जो है कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से। पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पहला जो है वो मनाया गया था 2010 में। तो 2010 में मनाया गया था। तो भाई जाहिर सी बात है जो सरकार थी वो भाई डॉक्टर साहब की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ठीक है, और उसके बाद अभी जो मनाया 2021 में अभी मनाया गया तो वो 12वां जो है वो मनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को राष्ट्रीय अगर कहा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 24 अप्रैल को। इसके बारे में देखिए हम लोग कहें कि भाई पंचायती जो व्यवस्था है वो हमारी जो त्रिस्तरीय वो बलवंत राय मेहता के बाद नाम आता है। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए ये भी दिवस की एक लिस्ट बना के आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। जितने भी दिवस हैं अंतर्राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय हैं या कहें पर्यावरण से संबंधित हैं, उनकी एक लिस्टिंग कर लें और उनको अच्छे से पढ़ें। एक प्रश्न देखिए कितना आसान है, 2-4 पन्ने में आपकी सब लिस्टिंग हो जाएगी और यहाँ से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए। थोड़े से अच्छे प्रश्न होंगे तो उसमें थीम्स पूछी जाएगी। ठीक है, और बाकी जर्नल में ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अगर हम लोग कहें कि भाई इसमें कौन सा दिवस हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे 5 सितंबर को लिखा है तो यहाँ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी तो हाँ नेक्स्ट हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय, तो देखिए ब्रिक्स में कौन देखिए इसमें नाम से ही हम लोग कह सकते हैं। देखिए 1 2 3 लगभग 5 देशों का ये एक मतलब जो है क्या कहा जाए कि भाई ये संगठन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसके अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। ठीक है, तो ब्रिक्स बैंक हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कह सकते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ है, कहेंगे शंघाई चीन में। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ये भी बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग। ठीक है, तो द हेग में जो है हम लोग कहेंगे। बाकी और मुख्यालय के बारे में देखिए, जितने भी WTO, WMO, WHO, ये जितने भी W वाले शुरू होते हैं इनका सबका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, बाकी देखिए रोम में क्या है, FAO, अभी मैंने बोला था, और पेरिस में क्या है, यूनेस्को। ठीक है, तो ये मुख्यालय हम लोगों को पता चल गए। यहाँ से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि जेनेवा में WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, FAO का रोम में है, और द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, पेरिस में यूनेस्को। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। देखिए, गंगटोक, थिम्पू, बोधगया और लद्दाख।
देखिए भाई ये हेमिस गोम्पा नामक मठ। तो सबसे पहले हेमिस एक अगर कहा जाए राष्ट्रीय उद्यान भी है। पहले हम लोग हेमिस राष्ट्रीय उद्यान वो जम्मू कश्मीर वाला हम लोग क्षेत्र समझते थे, लेकिन वर्तमान में जब से दो हम लोग कहें कि भाई क्या कहना चाहिए, दो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर। तो जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है उसमें ये हेमिस नेशनल पार्क आता है, वहीं पे ये मठ भी है। तो हेमिस गोम्पा मठ जो है वो लद्दाख में है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी जो है वो भी कहाँ है, कहेंगे लद्दाख के आसपास। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हो गया लद्दाख। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। देखिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है। देखिए अगर हम लोग कहें कि भाई फलकनुमा घर जो है वो हैदराबाद में, ये भाई ये कहाँ पे है, कहेंगे भाई हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में एक नवाब थे, उन्होंने ये से बनाया था। ठीक है, नवाब उल उमर कहते हैं उन्हें। तो उन्होंने बनवाया था। आसमान का हम लोग जो है आसमान की तरह घर हम लोग कह सकते हैं, फलकनुमा घर का मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैदराबाद में है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें कि भाई देखिए जयपुर में पिंक सिटी भी कहते हैं, हवा महल भी है यहाँ पे। ठीक है, ये हैदराबाद में फलकनुमा किला है। ठीक है, हैदराबाद में एक चीज़ और है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि चार मीनार। ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार भी, ठीक है, उसका एक तरीके से एक पहचान है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए ये बात कर, अगले प्रश्न ले लेते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य में संबंधित नहीं, हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर हरियाणा की बात करें तो भाई देखिए यहाँ पे झूमर, खोरिया, धमाल ये सब हरियाणा से संबंधित हैं। ज्वारा जो है वो कहाँ से है, कहेंगे एमपी से। तो ज्वारा एमपी से संबंधित एक विशेष प्रकार की जनजाति के द्वारा होली के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं एमपी में ज्वारा जनजाति के द्वारा, अगर हम कहें कि ज्वारा जो लोक नृत्य है कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बाकी धमाल, खोरिया, झूमर सब लोक नृत्य कहाँ हैं, तो कहेंगे ये सब हरियाणा के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय और राष्ट्रीय कथक संस्थान भी लखनऊ में है, तो हम लोग कथक बोलेंगे। देखिए भांगड़ा पंजाब से संबंधित है, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो कथकली केरल, भांगड़ा, ठीक है, तो वो पंजाब, कथक जो है उत्तर प्रदेश का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ऐसे भरतनाट्यम की बात की जाए तो वो तमिलनाडु में है, जैसे मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो वो केरला में है। तो इस तरीके से अगर तो जो भी आते रहेंगे हम लोग उनको बात करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाँ मोहिनीअट्टम मिल गया। देखिए ठीक है, तो ये कहाँ है, केरल में। ओडिसी कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, यक्षगान कहाँ है, यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो ये देखिए कर्नाटक का यक्षगान, उड़ीसा का ओडिसी, और भरतनाट्यम। ठीक है, तो यहाँ मोहिनीअट्टम केरल, और कथकली भी देखिए कहाँ है, केरल का है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 2019 में विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है अबू धाबी में किया गया। अबू धाबी भाई हम लोग कहें संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, और यहाँ पे 2019 में हम लोग कहें कि विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ गया था। अगला दो इसके बाद जो होगा 2023 में, ये बर्लिन में होगा। ठीक है, बर्लिन में। ठीक है, तो अगला जो है वो विशेष ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, बर्लिन में, और अभी कहाँ हुए हैं, कहेंगे अबू धाबी। अबू धाबी किसकी राजधानी है, कहें संयुक्त अरब अमीरात की। अगला हम लोग ले लेते हैं। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका के शीर्ष पर। देखिए गोल्ड कोस्ट, और ये इसमें अगर हम लोग कहें राष्ट्रमंडल, ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में तो ऑस्ट्रेलिया का ही भाई नंबर ज़्यादा था, तो ऑस्ट्रेलिया ने ही शीर्ष पे स्थान बनाया था। ठीक है, तो हम लोग कहें राष्ट्रमंडल जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा, तो ऑस्ट्रेलिया की बात है इसमें। ठीक है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश में अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। तो देखिए ये हमारे पड़ोसी देश जो है नेपाल ने, जो है नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय बनाया गया है, और वहाँ पे जो है अपने यहाँ राष्ट्रगान को बदला गया है। ठीक है, अपने राष्ट्रगान को बदलने वाला देश कौन सा है, कहेंगे नेपाल। नेपाल अभी कहा जाएगा कि भाई राष्ट्रगान किस देश ने बदला है, तो नेपाल ने। ठीक है, और बाकी हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। देखिए अगर हम लोग कहें पहली भारतीय महिला जो थी वो
विजयलक्ष्मी थी। वर्तमान में कोहिनूर हम्पी की बात की जा सकती है, लेकिन ये जो 2074 से हमारे देश में जो है वो ग्रैंड मास्टर स्लैम की जो है महिलाओं की शुरुआत हुई थी, उसमें से विजयलक्ष्मी को पहला जो है ग्रैंड स्लैम मिला था। ठीक है, तो अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? तो देखिए इसमें बायजूस जो है एक हम लोग कहें एक तरीके से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करा रहा है, तो वो बायजूस है और ये इसको जो है हम लोग कहें कि आधिकारिक प्रायोजक बना है क्रिकेट टीम का। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन, देखिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने अंटार्कटिका पे, ये देखिए ये आर्कटिक रीजन है और ये अंटार्कटिक रीजन है। ठीक है, हम लोगों की स्थिति कहाँ है भाई? यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तो यहाँ पे हैं और अंटार्कटिका पे हम लोग अपना दल भेजते हैं। सबसे पहले 1984 में हम लोगों ने भेजा था, तो वहाँ पे दक्षिण गंगोत्री जो है पहला अंटार्कटिका पे हमारी जो है स्टेशन थी। ठीक है, अनुसंधान स्टेशन थी दक्षिण गंगोत्री। फिर 1988 में जो है वो मैत्री ने काम करना शुरू कर दिया था और 2015 में भारती अब से भारती काम कर रही है। सबसे पहली जो है पूछा जाए अंटार्कटिका पे भारत की पहली स्थापित अनुसंधान स्टेशन कौन था? दक्षिण गंगोत्री। 84 में, 88 में मैत्री, 2015 में भारती। तो अब इसमें कौन सा सही हो गया? कहेंगे भारती। ठीक है, बाकी जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया, आप लोग याद भी रखिएगा, सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि भाई गंगोत्री पहले है, मैत्री उसके बाद है, वर्तमान में कौन कार्य कर रही है? तो भारती। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भाई प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में राष्ट्रीय कथक और जितने भी गन्ना संस्थान, आम संस्थान, NBRI हम लोग कहें, CMAP है, ND और वो जो ITRC है और कई ड्रग अनुसंधान केंद्र हैं, सब यहीं पे हैं। ठीक है, और आंवला जो है प्रतापगढ़ से संबंधित है। वाराणसी हमारे उत्तर प्रदेश के भारत का सबसे प्राचीनतम शहर में से एक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। द टर्बुलेंट ईयर्स, ये जो है किताब किसकी है? तो भाई ये प्रणब मुखर्जी जी की किताब है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? ताजमहल गंगा की सफाई के लिए काम किया था। तो महेश चंद्र मेहता। देखिए मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन से काम किया है और उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने जो है अगर कहा ये चंडी प्रसाद भट्ट जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के मित्र थे और इन्होंने जो हम लोग कहते हैं चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में जो है चलाया था। उत्तराखंड के चमोली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अगर हम लोग कहें कि चमोली जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे इस तरीके से इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चिपको आंदोलन 1974 में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के ही चंडी प्रसाद जो है भट्ट मित्र थे और दोनों ने वहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन किस पर्यावरणविद को 1997 में पूछा जाए कि भाई रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार। अभी 2019 में जो NDTV के पत्रकार हैं रवीश कुमार को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और इन्हें 1997 में मिला था और इन्होंने जो है ताजमहल और गंगा की सफाई के लिए काम किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है? तो देखिए कपास है, कपास सेल्यूलोज का बना होता है, तुरंत अपघटित हो जाएगा, कपास कीड़े खा भी जाते हैं। ठीक है, जानवरों की हड्डियां हैं तो भाई गलेंगी, तुरंत खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और लकड़ी है ये भी सड़ जाती है क्योंकि इसमें भी जो है क्या है कि कार्बनिक पदार्थ होता है। एल्युमिनियम फॉयल जो है ये मेटालिक है और ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कोई ऐसा बैक्टीरिया या फंगस ऐसा नहीं है जो एल्युमिनियम को खा जाए। ठीक है, तो अगला हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं।
चिपको, देखिए अभी मैंने कहा ही था चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो पादप संरक्षण से। देखिए बाघ परियोजना 1973 में आई, पादप संरक्षण वाला चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने 74 में शुरू किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे क्या सही हो गया, पादप संरक्षण, ठीक है। पौधों को बचाने के लिए लोग जा के पौधों से चिपक गए थे, तो उसे चिपको आंदोलन। ऐसा ही एक आंदोलन जो है हम लोग कहें कि कर्नाटक में शुरू हुआ, जिसको एपिक्को आंदोलन कहते हैं, वो हेगड़े साहब ने शुरू किया, ठीक है। तो एपिक्को आंदोलन कर्नाटक में, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, ये सब चीज़ें याद रखने योग्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए इराविकुलम जो है वो केरल में है। और जो है असम में ढेर सारे, आपको पता ही है कि जो है असम में ढेर सारे जो है नेशनल पार्क, काजीरंगा असम में है, ठीक है। तो और उसके बाद जो है तो केरल में इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हम लोग कहें केरल में। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए इसमें ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है, जलवाष्प भी है, ठीक है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन इतना वातावरण में है ही कितने, देखिए अगर हम लोग कहें कि सबसे ज़्यादा वातावरण में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को, तो ये जो है हम लोग कहेंगे तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु, चेन्नई में पानी की देखिए पिछले दिनों बहुत किल्लत हुई थी, तो आगे चल के सब लोग अवेयर हो गए हैं कि भाई अब मतलब जल संचय किया जाए। तो सब लोगों ने क्या है कि वर्षा के जल का संचय करने के लिए अपने अपने घरों के ऊपर जो है इस तरीके से पानी को स्टोर करने के लिए नाली से ला के और उसको जो है पॉन्ड में ले जाके सेव किया जा रहा है, ठीक, जिससे कि भूमिगत जल जो है वो बढ़ता रहे, ठीक है। जब हम अपने शहरों को बहुत पक्की नालियों से जोड़ देते हैं तो जितना पानी गिरता है वर्षा का वो पक्की नालियों से होते हुए शहर से दूर चला जाता है। तो रहते हम शहर में हैं, हमारी बोरिंग, हमारा जो कहा जाए नल लगा है वो शहर के अंदर है, तो भूमिगत जल जो है वो गिरता जाता है क्योंकि उसकी रिफिलिंग नहीं हो पाती है। इसीलिए हम लोगों को करना क्या चाहिए कि भाई भूमिगत जलों को सुरक्षित संरक्षित करना चाहिए। जो हम लोग कहें कि वर्षा के पानी को संरक्षित करके भूमिगत जल का लेवल बढ़ाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आने वाले दिनों में वैसे भी पृथ्वी पे कुल जल का मात्र 0.6% ही पीने योग्य बचा है। तो हम लोग अगर पीने योग्य पानी का वैल्यू नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में जो क्राइसिस होगी वो, जैसे आजकल एक बीमारी की वजह से ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है, ऐसे आने वाले दिनों में पानी की क्राइसिस होगी, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। ये हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न है और ये हमारी जो है जो देश की टेरिटरी है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित है। पूछा जा रहा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो देखिए अगर इसमें अगर एक फार्मूला बचपन MBA वाला अगर आपको याद है तो उससे हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बांग्लादेश से मिलती है और बस कुछ 100 किलोमीटर के आसपास की लगभग जो है सीमा रेखा वो अफ़गानिस्तान से मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें कि भाई देखिए सबसे ज़्यादा अगर इसको अगर हम लोग लिखें तो हम लोग जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई देखिए B का मतलब बांग्लादेश और CH का मतलब जो है चाइना और P का मतलब भाई पाकिस्तान और N का मतलब नेपाल और MBA। देखिए इस तरीके से ये भाई बचपन हो गया और ये MBA, इसका मतलब म्यांमार भूटान हो गया और ये A का मतलब अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गान, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें 496 यहाँ पे, अफ़गान के लगभग 108 किलोमीटर, ठीक है। तो ये फार्मूले से हम लोग तुरंत बता देते हैं कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं वो कितने, 7 पड़ोसी देशों की हमारी सीमा रेखा जो है वो स्थलीय सीमा रेखा मिलती है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो भाई बांग्लादेश, फिर उसके बाद चाइना की, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। इस तरीके से हम लोग जो है समझ सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज स्टैटिक जीके का एक सेशन। कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए। आगे चल के और इस तरीके के हम स्टैटिक जीके हों या करंट अफेयर्स के हों, हम लोग वीडियोज़ अपलोड करेंगे। आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होते रहें और हम तक मैसेज भी करते हैं जिससे हमें लगे कि हाँ हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। कोई भी अगर कमी, कोई भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं कल हम लोग नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।